नमस्ते, मर्ज क्लासरूम एकेडमी में आपका स्वागत है। क्विक समरी के कोष्की अंक के दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे जीवद्रव्य से लेकर के कुछ और कोष्की अंगों के बारे में। इसमें हम क्विकली इनको समराइज करेंगे जो कि पुराने वीडियोस में काफी डिटेल में बताए जा चुके हैं। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्यवर्ती स्थान में जो द्रव्य पाया जाता है उसको हम जीवद्रव्य या कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसको अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म कहते हैं। केंद्रक झिल्ली के भीतर पाए जाने वाले द्रव्य को हम जीवद्रव्य या केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और केंद्रक झिल्ली के बाहर और कोशिका झिल्ली के भीतर जो द्रव्य पाया जाता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। सर्वप्रथम ह्यूगो वान मोल ने प्लांट कोशिकाओं में बताया था। इनको एक पदार्थ जो मिला था वो चिकना, दानेदार और अर्ध तरल था। उसको इन्होंने जीवन का भौतिक आधार बोला था। फिर पुरकिंजे ने बाद में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य नाम के शब्द को प्रस्तुत किया और थॉमस हेक्सले ने इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ या जीवन का भौतिक आधार बताया। जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द है। जीवद्रव्य गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो अलग अलग स्थानों में अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रक के बाहर के द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। जीव वैज्ञानिक इसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं, जैसा हमने बताया। अगर हम प्लांट और एनिमल सेल्स में देखेंगे तो दोनों में ही जीवद्रव्य केंद्रक में और कोशिका में भरा हुआ होता है। केंद्रक के हिस्से वाले भाग को हम केंद्रक द्रव्य और कोशिका केंद्रक के बाहर कोशिका में पाए जाने वाले द्रव्य को कोशिका द्रव्य कहते हैं। दोनों को मिला के हम जीव द्रव्य कहते हैं। यहाँ पे जीव द्रव्य का निर्माण कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। ज्यादातर मात्रा में इसमें जल पाया जाता है, लगभग 80% जल होता है, और बाकी फिर दूसरे नंबर पे प्रोटीन होती है 15%, 15%, और फिर सेचुरेटेड फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स इत्यादि पाए जाते हैं जो विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं में सहायक होते हैं। जीवद्रव्य कई प्रकार के हो सकते हैं। इनका नेचर कोलाइड्स हो सकता है, ग्रेन्युलर हो सकता है, या फिर फाइब्रिलर और रेटिकुलर हो सकते हैं। राइबोसोम्स की खोज 1950 में रोमानिया के एक जीव वैज्ञानिक थे या बायोलॉजिस्ट जो जॉर्ज पैलेट, उन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से की थी, क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म सेलुलर ऑर्गन्स है। इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। राइबोसोम्स का नाम फिर 1958 में रिचर्ड्स रॉबर्टसन ने प्रस्तुत किया था। भारतीय मूल के वैज्ञानिक वेंकटरमन रामकृष्णन को भी 2009 में राइबोसोम्स की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए नोबेल प्राइज मिला है। इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में ये सम्मान दिया गया। राइबोसोम का निर्माण केंद्रक में जो केंद्रिका पाई जाती है, हमने पिछले कुछ हिस्सों में बताया, उसके अंदर होता है। राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके होते हैं। ये केंद्रक से बाहर निकल के आते हैं इनका निर्माण होने के बाद, एंड देन दे स्टिक ओवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इनकी संरचना 50% प्रोटीन और 50% आरएनए के द्वारा होती है। तो इसमें आधी आधी मात्रा में आरएनए एंड प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये जैसा बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चिपके हुए पाए जाते हैं, और ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी पाए जाते हैं। अगर हम दूसरे सेलुलर ऑर्गन्स को देखें तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में ही ये पाए जाते हैं, दूसरे किसी भी इंटरसेलुलर ऑर्गन्स में नहीं पाए जाते। इनको श्वेडबर्ग यूनिट से नापा जाता है। स्वीडिश वैज्ञानिक थियोडोर श्वेडबर्ग ने के नाम पे इस इकाई को दिया गया। इसको हम श्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं। ये एसआई यूनिट या स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। और श्वेडबर्ग इकाई को किसी भी कण का जो अवसादन रेट या सेडिमेंटेशन रेट होता है वो उसकी आकृति और उसके आकार पर निर्भर करता है। श्वेडबर्ग किसी कण का आकार उसके सेंट्रीफ्यूज मशीन में अवसादित होने के समय और उसकी गति
के बेसिस पे निर्धारित किया जाता है। तो उसके बेस पे जो इकाई आती, जो यूनिट आता है, उसके बेस पे हम इनका साइज का वो दे सकते हैं राइबोसोम्स का। तो राइबोसोम विभिन्न प्रकार के होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S राइबोसोम या 70S राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक में ये 80S राइबोसोम, ये S स्वेडबर्ग यूनिट है, तो इसको हम S से दर्शाते हैं। 70S 50 और 30 से मिलकर बने होते हैं, और यूकैरियोटिक में 80S जो होते हैं वो 60 और 40 से मिलकर के बने हुए होते हैं। इसमें कई सारे छोटे छोटे और यूनिट पाए जाते हैं, और इसमें आरएनए भी पाए जाते हैं अंदर। इनका जो प्रमुख कार्य है राइबोसोम का, वो सजीव कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ये पाए जाते हैं। केंद्रक से बाहर आते हैं ये उनका सिंथेसिस होने के बाद, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए होते हैं, वहां पे ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं या प्रोटीन सिंथेसिस में सहायता करते हैं। ये आनुवंशिक पदार्थों यानी डीएनए या आरएनए के संकेतों को प्रोटीन्स की श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। तो ये डीएनए से आरएनए बनता है, जो उस आरएनए के द्वारा ये जो उसमें कोडवर्ड निहित होते हैं आरएनए में, उससे ये प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। राइबोसोम्स एक संदेश धारक राइबोन्यूक्लिक एसिड यानी एमआरएनए जिसको कहते हैं, मैसेंजर आरएनए के साथ जुड़े होते हैं। उसमें किसी विशेष प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो एसिड्स का संदेश छुपा हुआ होता है एमआरएनए में। और अमीनो अम्ल संदेश वाहक टीआरएनए अणुओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो राइबोसोम एमआरएनए के साथ, और जो अमीनो अम्ल होते हैं वो टीआरएनए के साथ यानी ट्रांसफर आरएनए जिसे कहते हैं उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करते हैं। तो जो आरएनए होता है उस पर ये फिर टीआरएनए और अमीनो एसिड जाके जुड़ते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इस चित्र से आप समझ जाएंगे ये एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए। इसमें ये जो डंडियां दिखाई गई हैं ये मैसेजेस हैं जो प्रोटीन्स के निर्माण में सहायक होंगे, और ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम और एमआरएनए एक साथ जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए ये और अमीनो एसिड एक साथ जुड़े हुए हैं। तो टीआरएनए आके इस पे जुड़ता है, और जैसा मैसेज राइबोसोम्स के ऊपर जो एमआरएनए लगा होता है उस पे होता है, उसी के हिसाब से उस पे टीआरएनए आता है। अलग अलग विभिन्न तरह के टीआरएनए पाए जाते हैं सेल्स में, तो मैसेज के अनुसार आते हैं और जुड़ते हैं, और ये आगे से फिर दूसरे साइड से आरएनए निकल जाता है और अमीनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से, और इस तरीके से अमीनो एसिड श्रृंखला का निर्माण होता है। इससे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है प्रोटीन संश्लेषण की। दूसरा जो सेल ऑर्गन्स है वो है तारककाय या सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम को एडवर्ड बेंद्रे ने सेंट्रोसोम की खोज की थी, और ये 1883 के बाद 1888 में थियोडोर बोबरी ने इसे विस्तृत रूप से फिर परिभाषित किया।